हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस का लाए हैं, जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि बिहार बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज बताने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन हम 25-25 का सेट ला रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने की संभावना हो। 100% है कि आना ही आना है, जो कि हम आपको जो भी आप लोग का पढ़ रहे होंगे अगर ऑब्जेक्टिव, उसे कहीं ना कहीं हट के बताए हैं। वो हट के हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 40 नंबर का आता है। तो 40 में 40 आपको अगर मेरे सेट से अगर देखते हैं तो आपको निश्चित है कि लड़ना ही है। तो देखिए, हम हर एक सब्जेक्ट से दो दो चार चार क्वेश्चन लिए हैं। मतलब कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जिसको हमें राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, और ज्योग्राफी है ना, तो उसी और इतिहास का ले लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपदा प्रबंधन से हम लिए हैं। जो कि आपको इस तरह का वीडियो में आपको क्वेश्चन नहीं मिला होगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं 25-30 का सेट है, तो 25 सेट या 30 सेट में आपको 100% है श्योरली क्वेश्चन को लड़ाना हमको। उसी को भी से हम आज आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो आप लोग अगर अच्छा से वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आपको वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। तो आप ज़रूर वीडियो पे बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखिए। अगर ये मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा के बेल आइकन दबा के, और एक लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट ज़रूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई चैप्टर का अगर चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है इतिहास का। देखिए, मेरा 2 गो इतिहास होगा, तो 2 गो ज्योग्राफी होगा, 2 गो पॉलिटिकल साइंस होगा, 2 गो इकोनॉमिक्स होगा। इसी प्रकार से हम 30 क्वेश्चन का सेट आपको लाए हैं। तो 30 में 30 अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। मतलब कहने का मतलब है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो अंत हम इसका ऑप्शन बना लेंगे 1861 में हुआ था। अगर आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव पढ़ते होंगे उसमें 4 ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन हम आपको सटीक आंसर ही बताते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई डाउट नहीं हो सके। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, लेकिन हम आपको डाउट को क्लियर नहीं क्यों डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसलिए कि आप अगर आपको एक बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा कि 1861 में हुआ था रूस की दास का, है ना। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था तो 1861 में आप डायरेक्टली मार सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी प्रकार से आप वीडियो को जरूर अंत तक बने रहिए, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। मतलब लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। तो 1870 में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था 1870 में, ठीक है। अब मेरा ज्योग्राफी से है कि लाल मुद्रा मुद्रा है ना, मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुलर मुद्रा, मतलब जिसको मिट्टी बोलते हैं, काली मुद्रा को, मतलब काले मिट्टी को हम दूसरा नाम क्या देंगे, तो रेगुलर मुद्रा देंगे, ठीक है। अब मेरा तीसरा को है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है, ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम आपको बताने का प्रयास किए। इसको हम मयूर बोलते हैं। कोई बच्चा जानते भी होंगे, कोई बच्चा नहीं भी जानते होंगे, तो चलिए सबके लिए है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मयूर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मेरा ये 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेदी के विरोध नहीं थे। मतलब कि आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो 4 ऑप्शन में आपको रंग भेदी का, मतलब लोकतंत्र में रंग भेदी का विरोध कौन कौन करते थे और कौन नहीं करते थे उनको। तो हम आपको जो नहीं किए हैं उनको डायरेक्टली आंसर बताएं, जेड गुड्डी, है ना। क्या है, जेड गुड्डी। अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेड गुड्डी। तो ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में रहेगा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेदी का विरोध नहीं थे, तो कौन थे, जेड इन गुड्डी, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व
निम्नलिखित में से किसने किया था। आपको 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा जयप्रकाश नारायण, जो कि ये कहाँ से, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इसी को हम बोलेंगे जयप्रकाश नारायण जी, है ना, कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो हम सबसे प्रथम मारेंगे कृषि क्षेत्र को, है ना। कृषि क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है ना, कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र मानते हैं। अब देखिए मेरा ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अगर जो भी सरकारी जो जॉब करते हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही वेतन भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक बात आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। मतलब बाढ़ कभी भी आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, इसी को इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। मतलब बाढ़ में सबसे अधिक हानि, आपको 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, जिसमें आपको फसल को, पशु को, अब भवनों मतलब कि घर द्वार माल जाल। तो ये आपको ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन में आपको हानि होगा। एक रहेगा इनमें से सभी, तो आपको ऑप्शन क्या मार देना है, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से क्या मार देना है, सभी। अब देखिए मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवकलन किसने किया था, तब बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, भी तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लेविंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है तो कहाँ से विकसित होता है, विस्तार होता है, तो आपको उत्तर प्रदेश से होता है। ठीक है, आपको कहाँ से, उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन में रहेगा 4, लेकिन आप एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश रहेगा तो आप उत्तर प्रदेश मार सकते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ही सबसे आंसर। अब देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या होता है। जो सीमेंट का जो बनता है, तो सीमेंट बनाने के लिए सबसे प्रमुख है, जो प्रमुख की बात करते हैं माल के किसका होता है, तो चूना पत्थर का। जो चूना पत्थर होता है उसी को सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हुई 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। मतलब कि कह रहा है ना कि भारत में हुई थी 1977 के चुनाव, जिसमें चुनाव में किस पार्टी को सबसे अधिक मिला था, तो बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को। ठीक है, किसको मिला था, जनता पार्टी को। जनता पार्टी अभी कौन है, नरेंद्र मोदी ही, है ना। अब कह रहा है क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुल परिमाण क्या होता है, राष्ट्रीय एकता होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, राष्ट्रीय एकता होता है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय, अगर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगा उस देश को क्या कहेंगे, हम विकसित देश कहेंगे। अब राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे, तो जो मतलब कि जो देश के द्वारा जितना कैलकुलेशन, मतलब जितना भी अगर आपको पैसा आता है तो उससे कहीं ज़्यादा खर्चा से अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम होना। तब जब इनकम होगा उसको तब देश के लिए क्या होगा, विकसित होगा और ज़्यादा डेवलप होगा, तो उसी को हम बोलेंगे विकसित। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसके शामिल किया जाता है, तो किसको शामिल किया जाता है, आय को शामिल किया जाता है, उत्पाद को और बिक्री को। मतलब तीनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें तीनों को शामिल किया जाता है। अब देखिए मेरा है क्वेश्चन नेक्स्ट कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब क्या आतंकवाद प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं है, अब देखिए कहीं पे अगर बम अगर आप गिराते हैं तो ये क्या प्राकृतिक आपदा है, नहीं।
ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, एक मानव आपदा है ना, कि मानव के द्वारा किया गया ये आपदा है। तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हम मतलब मानव आपदा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार की आपदा होता है। जहाँ पे अगर सुखाड़ हो जाती है उसको हम किस प्रकार की आपदा बोलेंगे। जहाँ पे सुखाड़ हो जाता है उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदा इसको कहेंगे, क्योंकि अगर मौसम के अनुसार अगर बारिश नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुखाड़ घोषित कर देते हैं। और जब सुखाड़ घोषित कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा के रूप ले लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, है ना। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो इसको स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 1920 में हुआ था। ठीक है, आपको इतना ही क्वेश्चन, आपको जो आंसर होगा वही सटीक बता रहा है। ठीक है। अब देखिए मेरा ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि रोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो रोपनी कृषि प्रचलित था सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, है ना। रोपनी कृषि अब बात करते हैं कि रोपनी कृषि किसे कहेंगे। अगर रोपनी कृषि 2 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि रोपनी कृषि किसे कहते हैं, तो जो मानव के द्वारा रोपा हुआ, मतलब महिलाएं अगर रोपती है उसी को हम रोपनी बोलते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश का क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई थी। तो पंचायती राज में। अब कह रहा है कि भारत में औरतों का आरक्षण की बात करते हैं तो किसमें व्यवस्था की गई थी। तो पंचायती राज में व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज आप जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होता है उसको हम पंचायत का चुनाव को ही पंचायती राज कहते हैं। ठीक है। अगर शहर की बात करते हैं तो शहर में होता है नगर पालिका, न्यायपालिका, है ना, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है क्वेश्चन का कि जो राजनीतिक दल का नींव मतलब सबसे प्रथम बार कहाँ स्थापित किया गया था। तो ब्रिटेन में किया गया था, है ना, जो राजनीतिक दल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष मतलब साल के जो अंत होता है उसको, या तो साल जो हम लोग अगर एक साल मनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन भारत सरकार के द्वारा भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किसे चिन्हित करते हैं। तो सोने के शुद्धता की पहचान हमें हॉलमार्क से करते हैं। ठीक है। किससे करते हैं, हॉलमार्क से करते हैं। ठीक है। सोने की शुद्धता की मापन हम किससे करते हैं, तो हॉलमार्क से। मान लीजिए कि सोना को अगर हम पहचान करना चाहते हैं तो सोना का पहचान हॉलमार्क से किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि अगर कोई भी सोना का अगर शुद्धता मापना चाहते हैं, अगर सोना शुद्ध है या अशुद्ध है, उससे हम किससे मापते हैं, हॉलमार्क से मापते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मतलब किसके द्वारा मानव द्वारा ये आपदा होता है। तो मानव द्वारा आपदा होता है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे के मतलब होता है कि कहीं कहीं पे आप दंगा फसान कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मानव आपदा बोलेंगे। और आतंकवाद अभी बताए हैं कि आतंकवाद एक मानव आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब बात करते हैं सांप्रदायिक दंगे, तो ये दंगे क्या है, मानव आपदा है ना। ये कौन सा आपदा है, मानव आपदा है। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। नदियों में बाढ़ कब आता है, वर्षा की अधिकता के कारण। वर्षा जब ज़्यादा होगा
तो नदी के पानी से ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तो बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। और बात है, एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं नदियों में मलबा बैठ जाना मतलब कि नदियों में भरावट हो जाना, इसी के कारण से भी क्या आता है, बाढ़ भी आ सकता है। क्योंकि अगर बाढ़ का पानी अगर सही रास्ता से अगर नहीं निकल पाता है तो भी आ जाता है, क्या आ जाता है, बाढ़ आ सकता है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का बाढ़ आने का समस्या है। तो देखिए हम 1 से लेकर आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं, तो 30 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तो थैंक यू।